हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर और मैं आपके साथ डी सर। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन है। और यहाँ से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों आपका 1% आपका हमेशा पूछा गया है। ये टॉपिक आपके ऐसा है और इस टॉपिक से दोस्तों आपका 100% आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा और आज तक आपके पूछा भी गया है। बात करते हैं दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो टॉपिक है अपना स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। कौन सा आपका स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी SIQ की बात करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक का दोस्तों हम क्या करेंगे, आज हम MCQ एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, MCQ एनालिसिस करेंगे और इसके माध्यम से दोस्तों इस टॉपिक को कवर करेंगे। MCQ की बात करें दोस्तों, आपके ये MCQ किस पर आधारित है, यानी इनका आधार क्या है दोस्तों, इनका आधार है अपने कलाम बुकलेट। क्या आधार है दोस्तों, कलाम बुकलेट अपना आधार है। यदि दोस्तों इन टेस्टों की बात करें, इन MCQ की बात करें तो इनका सबसे पहले टेस्ट भी हुआ है। टेस्ट यदि आप देना चाहते हो दोस्तों तो टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, एक ऐप है अपना, ऐप का नाम है दोस्तों अपना PAP बाय DK सर। PAP बाय DK सर, ये ऐप आपकी सिलेबस को लगभग पूरा कर चुका है। बात करते हैं आपके लगभग 7 टेस्टों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जिसके अंदर आपके 2 ही बुक बची है, जैसे कला संस्कृति और मनोविज्ञान मुख्य रूप से और साइंस। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके सबसे पहले बात करें, आपके जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हुए थे पहले, टॉपिक वाइज टेस्ट, और इन टॉपिक वाइज टेस्टों का दोस्तों आपको वीडियो एनालिसिस मिला है। क्या मिला दोस्तों, वीडियो एनालिसिस किया हमने, क्वेश्चनों को प्रत्येक क्वेश्चनों को हमने समझा है कि इस क्वेश्चन में ये कमी, इस क्वेश्चन में आपका इस वजह से गलत हो सकता है, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से। प्लस दोस्तों आपको सॉल्यूशन PDF मिली है। क्या मिली दोस्तों, आपको सॉल्यूशन PDF मिली है। यहीं पे और रहता था दोस्तों आपके फिर टॉपिक वाइज टेस्टों के बाद में आपका साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है। कौन सा टेस्ट है आपका दोस्तों, साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है। और साप्ताहिक टेस्ट कौन से हो रहे हैं दोस्तों, आपके कलाम टेस्ट, कलाम वाले हो रहे हैं दोस्तों आपके, कलाम वाले और ये वाले टेस्ट दोस्तों सेम है बिल्कुल, यानी कलाम वाले टेस्ट हो रहे हैं। इन साप्ताहिक टेस्ट को दोस्तों आपको PDF भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, आपको PDF मिलती है। जिस PDF जैसे अपना एग्जाम ऑफलाइन होता है तो आप PDF को प्रिंट निकलवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों आप साथ साथ उसको सबमिट ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, यानी टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिलता है। यानी आपने क्या किया, PDF निकलवाई, ऑफलाइन टेस्ट दिया और उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। या ऐप के ऊपर दोस्तों आप साथ में ऑनलाइन टेस्ट चला सकते हो और ऑफलाइन PDF के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं भी अपने एक रूम में जहाँ पर आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल के ऊपर या लाइब्रेरी के अंदर आप हो, तो वहाँ पर जाइए, 1.5 घंटा अपना निकालिए। 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों PDF अपने साथ रखिए, ऑनलाइन दोस्तों टेस्ट को साथ चलाइए, पूरा समय लीजिए, पूरे समय लीजिए, सोच के अपने आंसर कीजिए। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में सोचना है, इतना 1.5 घंटा बहुत होता है। जैसे ऑनलाइन काफ़ी दोस्तों को मैं देख रहा हूँ, लगभग अपना 1.5 घंटे का पेपर होता है, लगभग 55 मिनट या लगभग बात करते हैं आपकी 60-70 मिनट के अंदर दोस्तों आपका, कई तो ऐसे 40 मिनट के अंदर टेस्ट सबमिट कर देते हैं। और फिर उनका स्कोर देखो, नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आता है उनके रिजल्ट के अंदर। अब उनको कौन समझा ये चीज़ें, लेकिन आपको समझना होगा। पूरा समय लीजिए, आराम से सोचिए, 1.5 घंटा बहुत होता है। कौन से पार्ट में आप ज़्यादा समय ले रहे हो, जैसे मैथ में ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, GK के अंदर आपको ज़्यादा मिल रहा है, समय लग रहा है, कूट को वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये क्वेश्चन कैसे आपका, टेस्ट का फायदा क्या होता है। टेस्ट से कोई क्वेश्चन थोड़ी आने वाला आपका पेपर के अंदर, पर वही टेस्ट आपका पेपर के अंदर आएगा नहीं दोस्तों। टेस्ट का मतलब होता है अपना आकलन करना, अपने आप को सुधार करना, अपनी कमियों को पहचानना। ये तो आप भी समझदार हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती है दोस्तों। तो ऑनलाइन सबमिट कीजिए, एक साथ अपना 1.5 घंटे तक पूरा टेस्ट दीजिए आराम से। ऐसा समझिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, साप्ताहिक टेस्ट, और डेली आपके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सुबह पता चल जाता है कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। उन टॉपिक वाइज टेस्टों के साथ आप पढ़िए, दोपहर में टेस्ट लगाइए, शाम को आप जब जा रहे हो लाइब्रेरी बेच में 8 बजे तक आपने पढ़ा, 7 बजे तक आपने पढ़ा, तो जाते जाते 1 घंटे अपना टेस्ट दीजिए। आपने दिन भर में क्या पढ़ा, जो टॉपिक पढ़े उनके टेस्ट दीजिए, अपना आकलन कीजिए। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का भाई आपके 3 टॉपिक होते हैं, दिन में 3 टॉपिक आप पढ़ सकते हो, मुझे पता है 10 से 11 घंटे आप पढ़ते होंगे, उनमें से 3-4 घंटे आप क्लासें वगैरह लेते होंगे। तो दोस्तों इनमें आपके 3 या 4 टॉपिक होते हैं और 4 टॉपिकों का आप टेस्ट दे सकते हो। 1.5 घंटा पढ़ते हो, आधे घंटे के अंदर टेस्ट दे सकते हो, 1 घंटे के अंदर भी आप टेस्ट दे सकते हो। 2 घंटे रहते हैं तो आपके 1 घंटा 15 मिनट पढ़िए और उसके बाद में उस जो टॉपिक पढ़ा उसका दोस्तों आप टेस्ट दीजिए, सारे टेस्ट, और अपना आकलन अपने आप में सुधार होगा नहीं होगा ये मुझे बता देना कमेंट के अंदर, अपने व्हाट्सएप मैसेज के अंदर। हमने भी किया है भाई तैयारी, हमने भी मेहनत की है। तो ये आप दोस्तों, इनका भी दोस्तों आपको वीडियो एनालिसिस प्लस सॉल्यूशन मिलता है, आपको वीडियो भी एनालिसिस मिलता है, साथ साथ दोस्तों आपका सॉल्यूशन भी इनका भी मिलता है आपको ऐप के ऊपर। और अब तक आपके 7 टेस्ट हो चुके हैं, 7 टेस्ट आपका आज होने वाला है, आज 7वां टेस्ट है, तो 7वें टेस्ट तक आपका सिलेबस भी हो चुका है, 3 ही टेस्ट बचे हैं, सिलेबस पूरा हो चुका है। जैसे मेजर टेस्ट होता है उनके लिए दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं। मेजर टेस्ट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों, आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं।
और अब आपको जैसे फाइनल टेस्ट हो जाएंगे 10 टेस्ट के बाद में, फाइनल टेस्ट के बाद दोस्तों आपको जिस्ट मिलेगी, तो इस जिस्ट को जो जिस्ट बुकलेट मिलेगी इसको भी कवर करवाएंगे हम, ऐसा नहीं कि आपको इसे छोड़ देंगे बीच में, नहीं। जिस्ट के दोस्तों आपके जिस्ट टेस्ट होंगे, और जिस टेस्ट के माध्यम से दोस्तों इस जो आपका रिवीजन है वो कंप्लीट करवाएंगे हम वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जिस्ट बुकलेट आपके अलग अलग सब्जेक्ट आएगी, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी मिलेगी, आपकी शैक्षणिक प्रबंधन की आपको मिलेगी, कला संस्कृति बुकलेट मिलेगी, ठीक है, जो आपकी सिलेबस है उसके अनुसार। तो आपको जिस्ट बुकलेट मिलेगी, उनमें मोस्ट टॉपिक होंगे वो जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए या पूछने की संभावना ज़्यादा हो, तो उन टॉपिक को दोस्तों कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके 5वें सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होंगे। 5वें जैसे कलाम की टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो उन 15 से 20 दिनों में दोस्तों आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे, और ये मॉडल टेस्ट दोस्तों आपके फुल सिलेबस के होंगे, ठीक है। ये आपके लिए कैसे होंगे भाई, मॉडल टेस्ट आपके डेली मॉक टेस्ट के रूम में भी शामिल होंगे, डेली मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट। और दोस्तों मॉडल टेस्ट का आपको किससे फायदा मिलेगा, जैसे आप पहले मॉडल पेपर लाते थे हम ऑफलाइन, आजकल तो चलो आते नहीं, मॉडल पेपर बंद ही कर दिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो गए, घर बैठे आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन आजकल मॉडल पेपर लाते नहीं हो। लेकिन मॉडल पेपर का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इन मॉडल पेपर का फ़ायदा ये होगा, जैसे आपको सुबह ही आपको 6 बजे आपको एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 6 AM आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को आप सुबह उठोगे, ठीक है, सुबह उठते ही आपने लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी जाते पहले टेस्ट दोगे, टेस्ट में देखोगे कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आ रहा था याद नहीं आ रहा था, आप सोच रहे थे इसको कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका गलत हो गया करने के बाद। इन टॉपिकों को आप साथ साथ लिखोगे, पहले उन टॉपिक को कवर करोगे अपने सिलेबस के अंदर, इससे आपका रिवीजन फास्ट होगा, और आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत है। और इन दोस्तों आपके लगभग 15 से जो 20 टेस्ट होंगे आपके, लगभग 15 से 20 जितने आपके दिन मिलेंगे कलाम टेस्ट के बाद में, डेली मॉक टेस्ट होंगे, और लगभग दोस्तों आपके 80 से 90% आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसके माध्यम से। और इन सब का दोस्तों वीडियो एनालिसिस भी करेंगे, वीडियो एनालिसिस सभी को देखना है, और जो क्लासेस लिए दोस्तों टॉपिक का टेस्ट उनके भी वीडियो देखो, सुधार अपने आप मिलेगा आपको, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो आपको बता रहा था मैं फर्स्ट ग्रेड के बारे में जी, फर्स्ट ग्रेड की आपकी सिलेबस का टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होने वाली है। अभी भी आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो जिस टेस्ट होने वाले हैं, देखो टॉपिक का टेस्ट तो हो चुके हैं आपके कंप्लीट, अब जिस टेस्ट होंगे, डिवीजन टेस्ट होंगे, डेली मॉक टेस्ट होंगे, इनके माध्यम से भी यदि आप सुधार करना चाहते हो तो आज ज्वाइन कीजिए दोस्तों आपके PAPY के सर ऐप। इस टेस्ट के ऊपर दोस्तों जहाँ पर इस साप्ताहिक टेस्ट आपको 800 से 1300 रुपये मिल रही है, ये सारे के सारे टेस्ट दोस्तों आपको मात्र और मात्र 79 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे, मात्र और मात्र 79। पहले टेस्ट देना करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कवर करवा चुके हैं 7 टेस्ट तक, यूट्यूब के ऊपर प्रत्येक टेस्ट की वीडियो एनालिसिस की क्लास पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है, चाहे ज्योग्राफी की देखो, चाहे भारतीय इतिहास के देखो, चाहे आपके राजनीति की राज्य व्यवस्था की देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास देखो, इसके अलावा जो कला संस्कृति क्लास देखो, कला संस्कृति अभी चल रही है आपकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, आज पढ़ते हैं हम आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और बहुत ही शानदार टॉपिक है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो थोड़े से ध्यान से पढ़ना, और साथ साथ यदि आप टेस्ट नहीं दिया तो यूट्यूब के ऊपर साथ साथ आप कमेंट के अंदर आंसर दीजिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य में CCE कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन के प्रारंभिक क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सतत एवं व्यापक प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, आपके CCE का मतलब क्या हो गया आपका, सतत एवं व्यापक प्रणाली के प्रारंभिक क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया गया। सही बात है कि दोस्तों वर्ष 2010-11 के अंदर दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया, बताओ भाई सही बात है क्या। तो पहला बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या जाएगा, सत्य कथन। प्रारंभ में जयपुर के 20 शहरी विद्यालय और अलवर के 40 ग्रामीण विद्यालय इसमें सम्मिलित किए गए थे, यानी प्रारंभ में जो ये प्रोजेक्ट चला था यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो इसके अंदर दोस्तों आपके जयपुर शहर के शहरी विद्यालय कितने शामिल किए गए थे, आपके 20 से, और अलवर जिले के कितने विद्यालय शामिल किए गए थे, आपके 40 ग्रामीण विद्यालय दोस्तों शामिल किए गए थे। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका दोस्तों। इसे प्रारंभ से ही संपूर्ण राज्य के सभी विद्यालयों में एक साथ लागू किया गया, नहीं दोस्तों, प्रारंभ से ही संपूर्ण राज्य के सभी विद्यालयों में एक साथ लागू नहीं किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी विद्यालयों को भी लागू किया गया दोस्तों आपका 2015-16 से, वर्ष 2015-16 से इसे दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो आप सभी को पता है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल भी लिए होंगे,
तो पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई SIQE कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। यह वर्ष 2015-16 से में प्रारंभ किया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। यह 2015-16 से प्रारंभ किया गया क्या है दोस्तों, आपका समन्वित कार्यक्रम है, बिल्कुल राइट। इसमें ABL, CCP तथा CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता है, बिल्कुल राइट। कौन कौन से दोस्तों, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCP और CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है सॉरी कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी तीनों समन्वित रूप से दोस्तों क्रियान्वित किया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। यह प्रारंभ से ही राज्य के सभी विद्यालयों में लागू था, किया गया नहीं दोस्तों, प्रारंभ से सभी विद्यालयों में लागू नहीं किया गया। देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में समानता क्या है, उसमें तो ये पूछा गया था कि सभी विद्यालयों में प्रारंभ से लागू कर दिया गया था, और इसमें भी ये लाइन सेम है आपकी, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है आपकी, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके प्रारंभ में दोस्तों अलवर और जयपुर की, देखो जयपुर की 20 स्कूल, जयपुर की 20 और अलवर की दोस्तों 40 स्कूलों के अंदर लागू किया गया था, अलवर की 40 स्कूलों में लागू किया था। तो दोस्तों पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी ABL की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या होता है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। भाई दोस्तों आपके गतिविधि आधारित शिक्षण, हिंदी में पूछे, गतिविधि आधारित शिक्षण। वही बात करें दोस्तों आपकी CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट की बात करें आपकी CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यानी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपके एग्जामों के अंदर, ठीक है। ये फुल फॉर्म दोस्तों आपकी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद कर लेना एक बार फिर से। सीधा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जमाना जा चुका है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, SIQE कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ये समझौते MOU के संदर्भ में निम्न संस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न संस्थाओं पर क्या करना दोस्तों, विचार किन के साथ दोस्तों पर MOU है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अंदर, इसके साथ भी दोस्तों आपका MOU है, बिल्कुल राइट, ठीक है। यूनिसेफ के साथ भी दोस्तों आपका क्या हुआ, आपका बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, RSCERT उदयपुर और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इन सभी के साथ दोस्तों आपका समझौता हुआ है। किनके साथ, आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के साथ भी हुआ है, यूनिसेफ के साथ भी हुआ दोस्तों आपका, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर के साथ भी हुआ दोस्तों आपका, RSCERT उदयपुर के साथ हुआ है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के साथ दोस्तों MOU, यानी 5 संस्था भी दोस्तों आपके SIQE कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ। कौन कौन सी संस्था है, देखो बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति, RSCERT उदयपुर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SIQE कार्यक्रम को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में लागू करने के पीछे निम्न में से कौन से कारण थे। जो पहला क्वेश्चन पूछा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
लागू किया था तब का। SIQ कार्यक्रम को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में लागू करने के पीछे इनमें से कौन से कारण थे, बताओ भाई। तो दोस्तों पहला कारण था संस्था प्रधान जैसे वरिष्ठ नेतृत्व की उपलब्धता, संस्था प्रधान जैसे वरिष्ठ नेतृत्व की उपलब्धता। दूसरा कारण था दोस्तों आपके बेहतर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, ठीक है। तीसरा था आपका कैचमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों का उच्च कक्षा में ठहराव सुनिश्चित करना। चौथा कारण था दोस्तों आपका अन्य विद्यालयों के लिए संदर्भ विद्यालय के रूप में विकसित करना, अन्य विद्यालयों के लिए संदर्भ विद्यालय के रूप में विकसित करना। यही दोस्तों आपके SIQ यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में लागू करने के पीछे का दोस्तों कारण थे। कौन से कारण थे? संस्था प्रदान जैसे वरिष्ठ नेतृत्व की उपलब्धता, बेहतर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, कैचमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों का उच्च कक्षाओं में ठहराव सुनिश्चित करना, अन्य विद्यालयों के लिए संदर्भ विद्यालय के रूप में विकसित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सशक्त नेतृत्व होना चाहिए दोस्तों, बेहतर आधारभूत सुविधा जैसे कक्षा हो गया आपका, मानवीय दोस्तों आपके संसाधन हो गए, इनकी उपलब्धता होनी चाहिए। कैचमेंट एरिया की बात करें दोस्तों आपके उच्च कक्षा में, आदर्श विद्यालय। अन्य विद्यालयों की बात करें तो यहाँ पर जैसे एक संदर्भ विद्यालय, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना, ये दोस्तों आपके प्रारंभिक कारण थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, SIQE कार्यक्रम को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालय में लागू करने के पीछे कारण क्या था? ये तो कर चुके हम, ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारों, डबल रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIQE कार्यक्रम के मूल दार्शनिक आधार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के मूल दार्शनिक आधार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल सभी बच्चे क्या कर सकते हैं दोस्तों? सीख सकते हैं। सभी शिक्षक दोस्तों आपके पढ़ा सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक दोस्तों आपके पढ़ा सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उनमें बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL तथा बाल केंद्रित शिक्षण CCP के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और आपके चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हुए विचार। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, इसमें करके सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। करके सीखने की प्रक्रिया पर क्या दिया जाता है दोस्तों? आपके बल दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। गतिविधि आधारित शिक्षण और आपके बाल केंद्रित शिक्षण के अंदर दोस्तों किस पर बल दिया जाता है? कौन सी प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? आपका करके सीखने पर बल दिया जाता है। एग्जाम में भी बहुत बार आया आपका, बिल्कुल सत्यवाद है दोस्तों आपका। शिक्षक शिक्षण का केंद्र होता है? नहीं दोस्तों, ABL और आपकी CCP के अंदर बात करें, शिक्षक शिक्षण का केंद्र नहीं होता आपका दोस्तों। क्या होती है आपकी? बाल केंद्रित होती है। कैसी होती है दोस्तों आपकी? बच्चे केंद्रित होते हैं, यानी बाल केंद्रित। बच्चे की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी को क्या दी जाती है दोस्तों? आपकी प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? भाई पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये है, करके सीखने बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपके ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, भाई शिक्षण का केंद्र कौन होता है आपका? ABL कक्षा और CCP के अंदर तो दोस्तों आपके बालक होता है। इस तरह से बालक को याद कर लेते हैं, यानी बाल केंद्रित यानी बालक होता है दोस्तों। ठीक है, यानी शिक्षक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर रिकॉल वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो तब पता चलेगा आपको इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप, आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दोस्त। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में बाल केंद्रित शिक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी शुरुआत में आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी लाइब्रेरी बैच की सीट के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में बाल केंद्रित शिक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते भाई निम्न कथनों पर विचार। शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी को बनाया गया। शिक्षा प्रक्रिया केंद्र किसको बनाया गया दोस्तों? आपके विद्यार्थी को बनाया गया। देखो क्वेश्चन आ गया ना आपका,
वैसे छोटे छोटे शब्द आपको याद करने हैं इस क्वेश्चन टॉपिक के अंदर, और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और आपको बोनस अंक देखे जाएंगे, समझ लो 2 नंबर देखे जाएंगे क्वेश्चन। शिक्षा प्रक्रिया को केंद्र विद्यार्थी को बनाया गया, बिल्कुल राइट। बच्चों के अनुभवों और विचारों को शिक्षण में महत्व दिया गया है। बच्चों के अनुभव और विचारों को क्या दिया गया दोस्तों, आपके शिक्षण में महत्व दिया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है, नहीं दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता नहीं दी गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिकॉल वाले के अंदर पूछा जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन है, सभी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एबेल कक्ष के विकास के संदर्भ में निम्न व्यवस्थाओं पर विचार कीजिए। एबेल कक्ष के विकास के संदर्भ में निम्न व्यवस्थाओं पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। न्यूनतम 16x20 आकार का कक्ष होना चाहिए। बड़ा कक्ष होना चाहिए कितने का दोस्तों, आपका 16x20 का, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। दीवार पर 3 फीट ऊंचाई तक श्यामपट, ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। श्यामपट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए दोस्तों, आपकी 3 फीट ऊंचाई पर होना चाहिए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात दोस्तों। वर्णमाला पट्टी का प्रदर्शन होना चाहिए, यानी वर्णमाला पट्टी लिखी होनी चाहिए दोस्तों आपकी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी व अंग्रेजी दोनों दोस्त, ये भी याद करना साथ साथ। और दोस्तों कितनी मतलब मोटाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इनकी 6 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। 6 इंच चौड़ाई में दोस्तों लिखी हुई होनी चाहिए। आपने देखा होगा विद्यालय के अंदर, देखा होगा पहली दूसरी का रूम देखा होगा, इंटर्नशिप पर गए होंगे तब। गिनती, फाड़े एवं आकृतियों के चार्ट, इंटर्नशिप पर भी नहीं गए होंगे जानकारी थी ना स्कूल। गिनती, फाड़े एवं आकृतियों के चार्ट होने चाहिए दोस्तों, सभी होते हैं आपके पहली दूसरी क्लास के अंदर दोस्तों। आपकी पहली दूसरी एक जगह बैठती है स्कूलों के अंदर, तो उनके अंदर देखो देखना आपको गिनती भी लिखे होंगे, फाड़े 1 तक 100 तक गिनती होती है, फाड़े होते हैं 10 तक, उसमें लिखी हुई है आपकी। ये आपकी वर्णमाला होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, दोनों होती है आपकी। डायग्राम होते हैं आपके, पशुओं के चित्र होते हैं आपके, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें लिखी होती है। और आपकी 3 फुट के एरिया के अंदर गिनती, फाड़े, आकृतियों के चार्ट, ये भी लिखे होते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप बनेंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन के जाना, वहाँ पर तो और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो सीनियर स्कूल होगी, और सीनियर स्कूल के अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। लहर, इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्त। लहर की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुकी है, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, क्या आपकी फुल फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद कर लेना दोस्तों। लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। कार्यक्रम के प्रमुख घटकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कार्यक्रम के जो प्रमुख घटक है पर विचार कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस कौन सी गतिविधि पर आधारित है, यह आपकी एक करके देखने की विधि पर, करके देखने की विधि पर आधारित है। लेडर चार्ट, प्रमुख घटक की बात करें, लेडर चार्ट, माइलस्टोन, गतिविधि कार्ड, फ्लैश कार्ड, समूह कार्ड भी आएगा दोस्तों इसके अंदर, समूह कार्ड भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके लोगो गतिविधि, लोगो गतिविधि भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक आएगा आपको मौसम चार्ट भी, कौन सा आपका मौसम चार्ट भी। ये सारे के सारे दोस्तों आपके घटक है किसके, लहर की। मौसम चार्ट लिखना था, सॉरी, मौसम चार्ट पूछा जा सकता है 5वां, 6वां और 7वां, ये सातों घटक याद होनी चाहिए। यानी बात करें आपके लहर के अंदर, बात करें लहर कार्यक्रम के प्रमुख घटक की बात करें, तो प्रमुख घटक कितने थे, लगभग 7 घटक थे। कौन कौन से, लेडर चार्ट, माइलस्टोन, गतिविधि कार्ड, फ्लैश कार्ड, समूह कार्ड, लोगो गतिविधि और मौसम चार्ट। तो हमें दिया हुआ चारों के चारों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद करना दोस्तों किस पर आधारित है, ये करके देखने पर आधारित, किस पर है, कार्यक्रम करके देखने पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीधा पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। डबल कैसे हो गए सारे के सारे, हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लहर कक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लहर कक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्त, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो मैंने साथ साथ लिया है,
क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर भी साथ लिया और लाइब्रेरी बेस का जो शीट का प्रश्न था वो भी साथ लिया, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन करा सके। इसे कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है। कौन सी कक्षा के लिए दोस्तों? आपके कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लहर कक्ष कौन सी कक्षा के लिए दोस्तों स्थापित किया गया है? तो कक्षा 1 से 5 तक। इतना सा छोटा सा रिकॉल वाला क्वेश्चन आया था आपका। कौन सा क्वेश्चन? रिकॉल वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसमें शिक्षण सामग्री तथा खेल खिलौनों की व्यवस्था है। शिक्षण सामग्री तथा दोस्तों क्या आपका खेल खिलौने की व्यवस्था है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य बात है आपका। इसमें उद्देश्य बच्चों को आनंदमय अधिगम का वातावरण करना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपके बच्चों को आनंदमय अधिगम का वातावरण प्रदान करना। आप सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि लहर कक्षा प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को आनंदमय अधिगम का वातावरण प्रदान करना दोस्तों उसका प्रमुख उद्देश्य है। तीनों कथन सत्य है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई में सतत यानी कंटिन्यूअस पहलू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीसीई में सतत कंटिन्यूअस पहलू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह निरंतर एवं आवधिक मूल्यांकन को सम्मिलित करता है। किसको दोस्तों? आपके निरंतर व आवधिक मूल्यांकन को क्या करता है दोस्तों? आपके सम्मिलित करता है। क्या सही बात है दोस्तों? आपके बिल्कुल सत्य बात। इसमें केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? नहीं दोस्तों, इस पर केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाता। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अवलोकन व फीडबैक दिया जाता है, बिल्कुल राइट। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अवलोकन व फीडबैक भी दिया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखिए बात करते हैं दोस्तों आपके सतत पहलू की, किसकी? कंटिन्यूड एस्पेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपके सतत पहलू की बात करते हैं दोस्तों। सतत पहलू की बात करें 2 प्रकार से होता है, तो आपका निरंतर होता है, एक आवधिक होता है। निरंतर कंटिन्यूअली, एक होता है दोस्तों आपके पीरियडली आवधिक। निरंतरली कब होता है दोस्तों? आपके प्रारंभिक, प्रारंभ में आकलन दोस्तों। और आवधिक कैसा होता है दोस्तों? आपका सत्र की समाप्ति पर। कब होता है दोस्तों? आपकी समाप्ति पर। एक मिनट, समाप्ति पर होता है। कैसा आकलन है दोस्तों? आपकी रचनात्मक है। ये कैसा आपका दोस्तों? योगात्मक। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, याद करना दोस्तों। जो निरंतर पहलू है दोस्तों वो कैसा है आपका? रचनात्मक आकलन है। और आवधिक जो समाप्ति में होता है दोस्तों आपका मूल्यांकन, वो कैसा होता है दोस्तों? आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। बात करते हैं कैसा होता है दोस्तों? आपके औपचारिक रूप से होता है। आवधिक टेस्ट होता है दोस्तों, वो कैसा होता है आपका? औपचारिक रूप से। क्या हो रहा है? औपचारिक रूप से। वही दोस्तों आपकी रचनात्मक बात करें दोस्तों आपके, यह अनौपचारिक रूप से किया जाता है, तकनीकी उपयोग करके किया जाता है दोस्तों आपके, अनौपचारिक होता है। ये चीज़ें भी आप अंतर भी आप याद करना साथ साथ दोनों के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीसीई के सतत पहलू के अंतर्गत निम्न प्रकार में के मूल्यांकन सम्मिलित है। देखो, सीसीई के सतत पहलू के अंतर्गत निम्न प्रकार के मूल्यांकन सम्मिलित है। स्थापन मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। बताओ भाई कौन से सम्मिलित है? तीनों सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक, योगात्मक और प्लेसमेंट यानी स्थापना मूल्यांकन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। तो देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीसीई में व्यापक पहलू के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। व्यापक पहलू के संदर्भ में, अभी हमने देखा सतत पहलू के संदर्भ में, अब व्यापक पहलू के संदर्भ में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया। ये लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन आ रहे सीट के, जहाँ पर आपकी टॉपिक को पूरा कवर करा जा रहा है। देखो लाइन टू लाइन आपकी टॉपिक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बुकलेट हो गया आपके पास, देखना। यदि बुकलेट नहीं है तो दोस्तों आपके पास बुकलेट नहीं है तो टेलीग्राम पर जाना। कौन से टेलीग्राम पर दोस्तों? पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। पेपर एनालिसिस पॉइंट है दोस्तों अपना,
यहाँ पर दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है प्राइवेट ग्रुप का, जिसके अंदर दोस्तों आपका केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों ये, जिसमें केवल फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों आपको कंटेंट मिलेगा, जिसमें नोट्स हो गए आपके, 100 डिवीजन बुक हो गई, अदर जो आपकी बुक है ऑथेंटिक बुक वो मिलेगी, साथ साथ दोस्तों आपकी जो MCQ बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ साथ रिविजन बुक, करंट अफेयर्स की बुक, नवीनतम बुक, नए टॉपिक वाली बुकलेट, वो सारी दोस्तों इस ग्रुप के अंदर आपकी पड़ी है। तो इस ग्रुप में जाके आप जो प्राइवेट लिंक आपका लिंक डाला हुआ है इसके ऊपर दोस्तों रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहाँ पर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, कहीं किसी अन्य चैनल पर घूमने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड की करना चाहते हो तो सेकंड ग्रेड का भी पूरा कंटेंट वहाँ पर है। सेकंड ग्रेड का अलग ग्रुप है, उसी लिंक के नीचे दूसरा लिंक है, उसके अंदर केवल सेकंड ग्रेड का आपका मैटर मिलेगा। ठीक है, अन्य ऐसा नहीं कि LDC का उसी में, लेबर असिस्टेंट का उसी में, फर्स्ट ग्रेड का उसी में, सेकंड ग्रेड का उसी में, रिटर्न उसी में, और एक बार तो भेज दिए फिर 3 बार 4 बार रिपीट हो गया, ऐसा नहीं। केवल फर्स्ट ग्रेड का है, आराम से तैयारी कीजिए, जो चाहिए उस पर लिंक दे, पेज है, पेज पर जाके सीधे उस बुकलेट पर पूछिए, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए और पढ़िए, बस कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब इतनी सुविधा दे रहे हैं आपको, फिर भी आप यदि समझदार नहीं हो तो आपकी गलती है भाई। CCE में व्यापक पहलू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है, यह केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सत्य बात है कि दोस्तों ये गलत हो जाएगा, केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं करता। इसमें शैक्षिक क्षेत्रों का भी आकलन किया जाता है, बिल्कुल राइट। किसका आकलन किया जाता है? आपका शैक्षिक क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, जैसे जीवन हो गया, जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य व प्रदर्शन कला, अभिवर्ती व मूल्य, कार्यकलाप, जैसे जो सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ हैं वो, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, ये किसमें आते हैं दोस्तों? आपके शैक्षिक क्षेत्रों का क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो इनका भी आकलन किया जाता है। इसमें बहुविधि मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, बहुविधि मूल्यांकन तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपकी शैक्षिक व शैक्षिक दोनों उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, दोनों उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। याद करना लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, CC के व्यापक पहलू के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? व्यापक पहलू के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? देखो दोस्तों, आपकी ज्ञान सम्मिलित है, समझ और अनुप्रयोग शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर? शैक्षिक क्षेत्र के अंदर। सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, ये भी दोस्तों आपकी सम्मिलित है। ये किस में आते हैं? आपके शैक्षिक क्षेत्र में। ये तो किस में आते हैं दोस्तों? आपके शैक्षिक के अंदर। ये किस में आता है दोस्तों? आपके सह शैक्षिक के अंदर। किस में आता है दोस्तों? आपके सह शैक्षिक में। जीवन कौशल भी किस में आता है दोस्तों? आपका सह शैक्षिक में आता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी आता है कि दोस्तों इसके अंदर? बता भाई, बिल्कुल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस में आता है दोस्तों? आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। यह आता है दोस्तों सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के अंदर, सह पाठ्यचर्या गतिविधि के अंदर। और ये गतिविधि किसमें आती है? सह पाठ्यचर्या गतिविधि सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आती है। किसमें? सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आती है। देखो पूरा टॉपिक आपको कवर हो गया इन MCQ के माध्यम से। पूरा टॉपिक बुकलेट के अंदर जहाँ पर डायग्राम बांध रखा है ना ऐसे तीर वाला, वो पूरा एक क्वेश्चन के अंदर कवर होता है। हो गया ना? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके SIQE कार्यक्रम की मूल अवधारणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQE के यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम की मूल अवधारणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं विचार दोस्तों। आपका शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे की गति व रुचि को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल राइट। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दोस्तों आपके प्रत्येक बच्चे की गति, भाई किस कौन सी गति है, उसकी रुचि किसमें है, उसका ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन केवल परीक्षा आधारित होना चाहिए? नहीं दोस्तों, मूल्यांकन केवल परीक्षा आधारित नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आकलन के आधार पर शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। किसके आधार पर दोस्तों? आकलन के आधार पर शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं, बिल्कुल राइट। दोस्तों आपका पहला और तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, SIQE के अंतर्गत CCE की सत्रीय संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। किससे विचार करना है दोस्तों? आपके
सीसी की सत्रीय संरचना के संदर्भ में विचार करना है। एक सेक्शन 70 में 3 टर्म में विभाजित किया गया। कितने टर्म में विभाजित किया गया दोस्तों? आपके 3 टर्म में विभाजित किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये तो क्या हो जाएगी दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य बात है। 3 टर्म यानी SA1, SA2 और SA3। SA1 होता है दोस्तों, SA2 होता है और SA3 होता है। 3 टर्म में बांटा गया। बिल्कुल राइट। प्रथम योगात्मक, द्वितीय योगात्मक और तृतीय योगात्मक के अंदर प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर योगात्मक आकलन ऐसे किया जाता है। बिल्कुल राइट। ठीक है, जैसे प्रथम टर्म के अंदर कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन एवं शिक्षण की सतत प्रक्रिया। देखो प्रथम टर्म की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? आपके कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन एवं शिक्षण किया जाता है। आकलन एवं शिक्षण की सतत प्रक्रिया, शिक्षण की सतत प्रक्रिया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे आकलन की बात करते हैं द्वितीय टर्म के अंदर, टर्म 2। टर्म 2 में क्या होता है दोस्तों? आपका कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन और तो के बाद में दोस्तों क्या होता है? आपका SA2 होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से फिर दोस्तों आपके टर्म 3 होता है, उसमें भी दोस्तों फिर आपका SA3 यानी योगात्मक आकलन किया जाता है। बिल्कुल राइट। प्रत्येक टर्म के दौरान केवल योगात्मक आकलन किया जाता है। प्रत्येक टर्म के दौरान केवल योगात्मक आकलन किया जाता है? नहीं दोस्तों, केवल योगात्मक आकलन नहीं किया जाता। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? निरंतर दोस्तों आपके रचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है, होता है। तो दोस्तों आपका पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर। आधार रेखा मूल्यांकन के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। आधार रेखा मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करना है। ये 70 के प्रारंभ में विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाता है। ये 70 के प्रारंभ में विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाता है। सही बात है क्या दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य बात है। कक्षा 1 से प्रारंभ किया जाता है। मैं कक्षा 1 से प्रारंभ किया जाता है? नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कक्षा 2 से। तो दोस्तों आधार रेखा मूल्यांकन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी कक्षा से शुरू होता है? आपका कक्षा 2 से। रिकॉल वाले क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। इसका उद्देश्य स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाना है। जो आधार रेखा मूल्यांकन है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाना। स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाना। बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपका पहला और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आधार रेखा मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधार रेखा मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। करते हैं। इसमें विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल राइट भाई। आधार रेखा मूल्यांकन में किसका निर्धारण किया जाता है? विद्यार्थी के अधिगम स्तर का। देखो याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिकॉल वाले ने। शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर SIQ के अंदर कि आधार रेखा मूल्यांकन के अंदर दोस्तों बात करें कौन से स्तर का दोस्तों बात करें निर्धारण किया जाता है? तो दोस्तों आपके अधिगम स्तर का। बिल्कुल राइट। इसे कक्षा 2 से प्रारंभ किया गया। अभी मैंने बताया, पीछे क्वेश्चन आया था देखो, कक्षा 2 से प्रारंभ किया जाता है। बिल्कुल राइट। यह केवल वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर आधारित होता है? नहीं दोस्तों, केवल वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर आधारित नहीं होता है। यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RTA अधिनियम 2009 की धारा 24(1) के अनुसार शिक्षक के दायित्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि RTA एक्ट 2009 की धारा 24(1) के अनुसार शिक्षक के दायित्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। निम्न अधिगम स्तर वाले बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करना। निम्न स्तर वाले बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करना। बिल्कुल राइट। केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन करना? नहीं दोस्तों, सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना। बिल्कुल राइट। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों के समूह निर्धारण के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, आधार का मूल्यांकन के बाद या मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों के समूह निर्धारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी देखना कलाम बुकलेट की आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। इस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी और लाइब्रेरी बैच की सीट इस प्रकार की होती है। समूह एक में कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता वाले विद्यार्थी, देखो यहीं से क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन बनता है वो बना दिया कलाम ने, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, समूह एक में कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता वाले बच्चे, बिल्कुल राइट। कौन से समूह में शामिल होते हैं दोस्तों? समूह एक के अंदर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखने वाले विद्यार्थी कौन से समूह में शामिल किए जाते हैं? तो समूह एक के अंदर शामिल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा था 2022 के अंदर, बिल्कुल राइट। समूह टू में कक्षा स्तर में से न्यूनतम दक्षता वाले विद्यार्थियों को रखा जाता है। कक्षा स्तर से जो न्यूनतम दक्षता वाले विद्यार्थी हैं उनको किसमें रखा जाता है? आपके समूह टू के अंदर रखा जाता है, बिल्कुल राइट। समूह निर्धारण केवल सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है? नहीं दोस्तों, केवल सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं किया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अध्यापक योजना डायरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अध्यापक योजना डायरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शिक्षण योजना, समीक्षा तथा रचनात्मक आकलन चेकलिस्ट सम्मिलित होती है, तो बिल्कुल सम्मिलित होती है दोस्तों। पहला बिल्कुल सत्य है आपका। इसमें दोस्तों आपकी शिक्षण योजना, समीक्षा, रचनात्मक आकलन की चेकलिस्ट सम्मिलित होती है। प्राथमिक स्तर पर कुल 7 डायरी निर्धारित की गई। प्राथमिक स्तर पर कुल कितने डायरी निर्धारित की गई दोस्तों? आपके 7 डायरी निर्धारित की गई। ये केवल गणित विषय के लिए नहीं दोस्तों, केवल गणित विषय के लिए नहीं, इसमें दोस्तों आपकी हिंदी भी शामिल होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी गणित भी सम्मिलित होता है, इसमें दोस्तों आपकी अंग्रेजी भी सम्मिलित होती है। इसके अलावा दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, इन सभी कितनी डायरी होती है? तो टोटल दोस्तों आपकी 7 डायरी होती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, देखो, अध्यापक की योजना डायरी में विषय अनुसार डायरियों के विभाजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विभाजन देखो यहाँ पर दे रखा है हिंदी में दोस्तों, कक्षा 1 से 2 के लिए एक डायरी और कक्षा 3 से 5 के लिए दोस्तों एक डायरी, 2 डायरी हो गई आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। गणित के लिए कक्षा 1 से 2 तक एक डायरी और कक्षा 3 से 5 तक दोस्तों एक डायरी, आपकी कितनी होगी? 2। कितनी होगी आपकी? 2 हो गई, और ये भी 2 हो गई। पर्यावरण अध्ययन दोस्तों कक्षा 3 से 5 के लिए दोस्तों आपकी एक डायरी, कितनी डायरी दोस्तों? 1। तो कितनी हो गई दोस्तों आपकी? टोटल 5 हो गई। और यहाँ पर दोस्तों एक कौन से विषय रह गया आपका? अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी दोस्तों याद कर लेना, कक्षा 1 और 2 के लिए कितनी? 1 व 2 के लिए एक डायरी, और दोस्तों कक्षा 3 और 5 के लिए एक डायरी, तो 2 ये हो गई दोस्तों। और कुल कितनी होगी दोस्तों आपकी? कुल होगी दोस्तों आपकी 7 डायरी। कुल कितनी डायरी होगी दोस्तों आपकी? 7 डायरी होगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा देखिए, सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख, सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख CCE रिकॉर्ड के संदर्भ में तो विचार कीजिए। इसमें तीनों टर्म योगात्मक आकलन का विवरण दर्ज किया जाता है। तीनों टर्म के जो योगात्मक आकलन है उसका विवरण दर्ज किया जाता है, बिल्कुल राइट। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि का समेकित अभिलेख होता है, बिल्कुल राइट। विद्यार्थी की जो उपलब्धि का समेकित अभिलेख होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपका योगात्मक आकलन, बिल्कुल राइट। ये केवल सहशैक्षिक गतिविधियों का रिकॉर्ड होता है? नहीं दोस्तों, आपके दोनों का होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों का होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, योगात्मक आकलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या दे रखा है, यह पाठ्यक्रम इकाई की समाप्ति पर किया जाता है, बिल्कुल राइट। योगात्मक आकलन कब किया जाता है दोस्तों? आपके पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है, बिल्कुल राइट। पहला बिल्कुल सत्य है। यह विद्यार्थियों के समग्र उपलब्धि का आकलन करता है, बिल्कुल राइट। यह विद्यार्थी की समग्र उपलब्धि का क्या करता है दोस्तों? आकलन करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है? नहीं दोस्तों, निरंतर कौन सा किया जाता है? आपका रचनात्मक, निरंतर आपका रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल राइट। निरंतर होता है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। यह भयमुक्त वातावरण में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करता है, बिल्कुल राइट। रचनात्मक आकलन क्या करता है दोस्तों? आपके भयमुक्त वातावरण में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करता है, बिल्कुल राइट। इसका उद्देश्य दोस्तों आपके अधिगम में निरंतर सुधार करना है। भाई रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है?
अधिगम में निरंतर सुधार करना, बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्यार्थी के जो वार्षिक आकलन प्रतिवेदन है दोस्तों, उसके बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। क्या दे रखा है? इसमें शैक्षिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है, बिल्कुल राइट। भाई विद्यार्थी जो वार्षिक आकलन का प्रतिवेदन है, प्रगति कार्ड देते हैं हम जिसको, देखना कक्षा 8 में अभी देंगे, अभी ये 2 दिन में रिजल्ट जारी होने वाला है उनका। इसमें शैक्षिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है, बिल्कुल राइट। इसमें समेकित टिप्पणी भी दी जाती है, भाई क्या सुधार करना है क्या, ये समेकित टिप्पणी भी दी जाती है दोस्तों। ये केवल गणित विषय के परिणाम को दर्शाता नहीं दोस्तों, सभी विषय जितने आपकी कक्षा के अंदर विषय हैं उन सभी को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोर्टफोलियो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, तो चलिए दोस्तों विचार करते हैं। यह विद्यार्थी के कार्य के प्रतिनिधि नमूनों का संग्रह होता है। जो विद्यार्थी के जो कार्य के प्रतिनिधि जो नमूने होते हैं दोस्तों, उनका संग्रह होता है कि आपका पोर्टफोलियो, बिल्कुल राइट। यह प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फाइल तैयार की जाती है, बिल्कुल राइट। प्रत्येक विद्यार्थी की अलग जो पोर्टफोलियो डायरी है वो तैयार की जाती है। आप जब टीचर बन के जाओगे ना, तो आपको भी तैयार करनी पड़ेगी। और आप ऐसे सोचोगे कि हम गुरुजी बने हैं और ये डायरी हमको दे दी, बहुत मुश्किल बनती है भाई डायरी। इसका उपयोग अधिगम्य हुए परिवर्तनों को समझाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट। भाई इस पोर्टफोलियो क्या है, इसके अधिगम्य हुए परिवर्तनों को समझाने के लिए दोस्तों पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। आपको दिया जाएगा, मतलब ग्रुप में बांटा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक टीचर को दिया जाता है। कभी वहाँ पर नए नए जाके ऐसा मसला सर मैं कर लूँगा, नहीं दोस्त, इतना आसान नहीं है। तो पहला दूसरा और तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नए नए टीचर जाते हैं ना, उनको थोड़ा काम ज़्यादा दिया जाता है शुरू शुरू के अंदर, फिर तो वो समझदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SIQE के अंतर्गत CCE में ग्रेड निर्धारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQE के अंतर्गत CCE में ग्रेड निर्धारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दे रखा है दोस्तों आपका, अपेक्षित स्तर की समझ एवं स्वतंत्र कार्य करने की दक्षता रखता, उसको A ग्रेड दिया जाता है। सही क्या भाई? बिल्कुल सत्य बात है। B ग्रेड दोस्तों किसको दिया जाता है? मध्यम स्तर की समझ एवं शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता रखता है, उसको B ग्रेड दिया जाता है। C ग्रेड उसको दिया जाता है तो आरंभिक स्तर की समझ एवं विशेष सहायता की आवश्यकता, उसको C ग्रेड दिया जाता है। तो पहला दूसरा और तीसरा सही है भाई, ये ग्रेड इसके अनुसार दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 ग्रेड्स का दर्जा दिया गया और तीनों ग्रेड मैंने आपको यहाँ पर करवा दी। ये तो आपका है क्वेश्चन का मतलब। एनालिसिस का फायदा क्या है? हमें पूरा क्वेश्चन कवर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई इस क्लास से एक टॉपिक बाहर नहीं जाएगा भाई आपका। इतने एमसीक्यू तो आपके कलाम के भी नहीं करवाते जितने हमने किए हैं आपके लिए। SIQE कार्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQE कार्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षा के भय को दूर करना। उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक तो परीक्षा के भय को दूर करना, बिल्कुल है भाई, ये तो उद्देश्य है ही है, परीक्षा के भय को दूर करना, बिल्कुल। गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण को रोचक बनाना, बिल्कुल राइट। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका उद्देश्य से, और आएगा क्वेश्चन छपेगा उद्देश्य से, याद कर लेना। परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण को रोचक बनाना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना। बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा और तीसरा सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, SIQE कार्यक्रम के संचालन राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQE कार्यक्रम के संचालन राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य स्तर पर परियोजना परिचालन समिति गठित की जाती है। राज्य स्तर पर परियोजना परिचालन समिति गठित की जाती है, बिल्कुल राइट। तो याद कर लेना दोस्तों, राज्य स्तर पर कौन सी परियोजना संचालन समितियां गठन किया जाता है दोस्तों? आपके परियोजना परिचालन समितियां गठन किया जाता है। जिला स्तर पर जिला कोर समूह गठित किया जाता है। जिला स्तर पर कौन सा आपका? जिला कोर समूह गठित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारी समूह एवं राज्य शैक्षिक समूह भी गठित किए जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो तीनों सत्य बात है दोस्तों आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, SIQE कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना परिचालन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोग्राम स्ट्रीम कम्युनिटी की बात करें कि संदर्भ में निम्न कथनों की बात करें, विचार करना है हमें। ये कार्यक्रम की स्रोत से नीतिगत समिति होती है। कार्यक्रम की कौन सी होती है दोस्तों? आपके स्रोत से नीतिगत समिति होती है, बिल्कुल राइट।
इसके अध्यक्षता आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा की जाती है। बिल्कुल राइट, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो परियोजना परिचालन समिति है उसका दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है दोस्तों आपके आयुक्त, वो भी कौन सा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का। इसका मुख्य कार्य दैनिक गतिविधियों का संचालन करना नहीं दोस्तों, इसका मुख्य कार्य दैनिक गतिविधियों का संचालन करना नहीं है, ठीक है। नीतिगत निर्णय लेना इसका प्रमुख कार्य, नीतिगत निर्णय लेना इसका प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य है। तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों आपका पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य कार्यकारी समूह, राज्य कार्यकारी समूह स्टेट वर्किंग ग्रुप के समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते भाई, देखो इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई, इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त आयुक्त यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो अतिरिक्त आयुक्त है वो इसकी अध्यक्षता करता है। बिल्कुल राइट, ठीक है। ये कार्यक्रम की दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। बिल्कुल राइट, ये क्या करता है, कार्यक्रम का दैनिक जो प्रबंधन है उस वो कार्य करता है। बिल्कुल राइट। ये कार्यक्रम की सर्वोच्च नीतिगत संस्था नहीं दोस्तों, सर्वोच्च नीतिगत संस्था नहीं है। सर्वोच्च कौन सी आपकी, सर्वोच्च नीतिगत संस्था कौन सी आपकी, परियोजना परिचालन समिति, परियोजना परिचालन समिति दोस्तों। तो रिविजन हो रहा है ना बार बार बीच बीच में, ये तो होता है एमसीक्यू का फायदा आपको। तो पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके राज्य शैक्षिक समूह की बात कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता आपका निदेशक RSCRT करते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्यवाद है। ये शैक्षणिक व तकनीकी मुद्दों का शीर्ष निकाय है, शैक्षणिक व तकनीकी मुद्दों का शीर्ष निकाय है। बिल्कुल राइट। जिला स्तर पर कार्य करता है नहीं दोस्तों, जिला स्तर पर कार्य नहीं करता है, राज्य स्तर पर कार्य करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्रत्येक पॉइंट से बुकलेट साथ साथ देखना, पूरी बुकलेट कवर हो रही है आपकी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। प्रत्येक लाइन आपके साथ यहाँ पर प्रस्तुत की गई, प्रत्येक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अन्य एग्जामों के अंदर पूछे गए वो। SIQE कार्यक्रम के जिला स्तरीय संचालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQE कार्यक्रम के जिला स्तरीय संचालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला कोर ग्रुप का नोडल प्रभारी दोस्तों आपका ADPC होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जा चुका है। कौन होता है दोस्तों आपका ADPC होता है। सही बात है क्या दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। वन जिला कोर ग्रुप का नोडल प्रभारी कौन होता है दोस्तों, आपके ADPC होता है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी ADPC नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल राइट, जिला शिक्षा अधिकारी है दोस्तों, उसको भी ADPC दोस्तों नियुक्त किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक और ग्रुप का गठन किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाता है, ब्लॉक और ग्रुप का गठन किया जाता है। बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अकादमिक समूह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप की बात करें, जिला अकादमिक समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके जिला शिक्षा अधिकारी यानी माध्यमिक करता है दोस्तों आपका। सही बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी करता है। बिल्कुल राइट। यह विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन करता है। किसका, विषय आधारित कार्यशालाओं का क्या करता है दोस्तों, आपका अवलोकन करता है। बिल्कुल राइट। ये केवल प्रशासनिक कार्य करता नहीं दोस्तों, केवल प्रशासनिक कार्य नहीं करता, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मॉनिटरिंग करना, कार्यशालाओं का अवलोकन करना, कक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान करना, ये किसका कार्य दोस्तों, आपके जिला अकादमिक समूह कार्य है। तो राइट आंसर 1 और 2 आ जाएगा। कौन कौन से कार्य करता है दोस्तों, ये कार्य करता है दोस्तों आपकी बात करें, विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन, विषय आधारित कार्यशालाओं का क्या करता है दोस्तों, आपका अवलोकन करता है। अवलोकन करता है। इसके अलावा दोस्तों आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करता है। आदर्श विद्यालयों क्या करता है दोस्तों, आपके मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है। कक्षा प्रक्रियाओं की बेहतर बनाने का प्रावधान करता है, कक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान का कार्य भी कौन करता है दोस्तों, आपका अकादमिक समूह करता है। तो केवल प्रशासन कार्य नहीं करता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SIQE कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सम्मिलित निम्न संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो ये अभी हमने पीछे किया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सम्मिलित निम्न संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो वो RSCRT उदयपुर सम्मिलित है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर सम्मिलित है, बौद्ध शिक्षा सम्मिलित है, यूनिसेफ सम्मिलित है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी सम्मिलित है क्या भाई? सम्मिलित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? आपका बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप देखो, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उसकी भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें पूछा है दोस्तों आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर का, कहाँ पर दोस्तों? आपके बीकानेर। मुख्यालय कहाँ पर इसका? बीकानेर। तो बीकानेर की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। करते भाई। राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पहला बिल्कुल सत्य बात है। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी दोस्तों किसका काम है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्य है। RBSE, JASE, CTES के साथ समन्वय स्थापित करना बिल्कुल राइट। ये भी किसका काम है दोस्तों? आपके निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर काम है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो यूनिसेफ की क्या क्या भूमिका है इसके अंदर। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना भी किसका काम है? यूनिसेफ काम है। योजना निर्माण और समीक्षा में भाग लेना भी किसका काम है? आपके यूनिसेफ काम है। मूल्यांकन, अध्ययन व सर्वेक्षणों का समर्थन करना भी किसका काम है? आपका यूनिसेफ का काम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध शिक्षा समिति की जो भूमिका है उसके संदर्भ में दोस्तों कथनों की विचार करना है हमें। पहला कथन दे रखा है आपका, प्रशिक्षण मॉडल व शिक्षण सामग्री का विकास करना। प्रशिक्षण मॉडल व शिक्षण सामग्री का विकास करना बिल्कुल राइट। दूसरा दे रखा है दोस्तों, क्षमता निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख संसाधन एजेंसी बनना बिल्कुल राइट। क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं में प्रमुख संसाधन एजेंसी बनना बिल्कुल राइट। SIERT व डाइट को मजबूत करने में सहयोग करना किसका काम है दोस्तों? आपकी बौद्ध शिक्षा समिति का काम है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, SIERT या RSCERT की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIERT या RSCERT की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना दोस्तों। करते हैं। पहला काम है दोस्तों डाइट की भागीदारी सुनिश्चित करना, किसका काम है? आपका RSCERT का काम है। कार्यक्रम गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता देना भी किसका काम है दोस्तों? RSCERT काम है। केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना दोस्तों, वित्तीय सहायता आपका यूनिसेफ करता है। तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय माध्यमिक की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला शिक्षा कार्यालय क्या क्या भूमिका है दोस्तों? प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, प्रशिक्षण एवं बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना भी किसका काम है? आपका जिला शिक्षा कार्यालय का काम है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिला कार्यालय यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका के संदर्भ में पहला दे रखा दोस्तों आपका, प्रशिक्षणों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, बिल्कुल। स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, बिल्कुल। शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना भी किसका काम है? आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी जिला कार्यालय का काम है दोस्तों। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डाइट की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाइट की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों की विचार कीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहे, देखिए। डाइट की भूमिका की बात करें तो दोस्तों आपके मास्टर ट्रेनर तैयार करना, प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना। डाइट की क्या क्या भूमिका है? मास्टर ट्रेनर तैयार करना, प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फॉलो यानी DSF के संबंध में निम्न कथनों की विचार कीजिए। यह कार्यक्रम के नियोजन एवं मॉनिटरिंग में सहयोग करता है। कार्यक्रम के दोस्तों नियोजन और मॉनिटरिंग में क्या करता है दोस्तों? आपका सहयोग करता है, बिल्कुल राइट। यह इसे यूनिसेफ एवं बौद्ध
द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध शिक्षा और आपकी यूनिसेफ द्वारा दोस्तों आपके उपलब्ध कराया जाता है। यह जिला स्तर पर मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। जिला स्तर पर किसकी भूमिका निभाता है दोस्तों? आपके मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना SIQ यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQ में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक टर्म में कम से कम 2 रचनात्मक आकलन करना। प्रत्येक टर्म में कम से कम 2 रचनात्मक आकलन करना, बिल्कुल राइट। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, प्रत्येक टर्म के अंत में एक योगात्मक आकलन करना, बिल्कुल राइट। उपचारात्मक शिक्षण पर कार्य करना, यह भी आपकी शिक्षक की भूमिका है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। SIQ में प्रधानाचार्य की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानाचार्य की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना प्रधानाचार्य काम है। मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करना भी किसका काम है? प्रधानाचार्य काम है। बेसलाइन, मिड टर्म, एंड लाइन मूल्यांकन को सुनिश्चित करना भी किसका काम है दोस्तों? आपके प्रधानाचार्य का काम है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना SIQ के 4 पिलर्स के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के 4 पिलर है। कितने? 4 स्तंभ। कितने स्तंभ है दोस्तों आपके? 4 स्तंभ। और 4 स्तंभ के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। पेडागोजी चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी बात करें शिक्षा शास्त्रीय परिवर्तन। पहला कौन सा आपका? शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन। कैपेसिटी यानी क्षमता निर्माण। तीसरा स्तंभ है दोस्तों आपके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें आपकी संस्थागत विकास। संस्थागत विकास। तो सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम के अंदर कि SIQ के कुल स्तंभ कितने आपके दोस्तों? 4 स्तंभ है। कौन कौन शामिल है उसके अंदर? शिक्षा शास्त्र परिवर्तन, क्षमता निर्माण, प्रबंधन और संस्थागत विकास। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SIQ संचालन हेतु की गई प्रारंभिक तैयारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। की गई प्रारंभिक तैयारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SIQ सामग्री रमसा वेबसाइट पर अपलोड की गई। किसके पर अपलोड की गई दोस्तों? आपके रमसा वेबसाइट पर अपलोड की गई। सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। राज्य कार्यकारी एवं राज्य शैक्षिक समूह का गठन किया गया, बिल्कुल राइट। शिक्षक हैंडबुक तैयार की गई। कौन सी? शिक्षक हैंडबुक तैयार की गई। तो राइट आंसर क्या जगह? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE से संबंधित नीतिगत विकास के संदर्भ में घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1986 के अंदर आई थी। CABE रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? आपके 1992 के अंदर। NCM की बात करें 2005 के अंदर। RTA अधिनियम आया था 2009 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। RTA अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारा 29 में CCE आधारित शिक्षण प्रक्रिया का उल्लेख। CCE आधारित शिक्षण प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन सी धारा के अंदर दोस्तों? धारा 29 के अंदर। धारा 24 में दोस्तों शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है, बिल्कुल राइट। ठीक है। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल राइट। ये भी आपके RTA अधिनियम 2009 के अंदर उल्लेखित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों SIQ की। शुरू से लेकर एंड तक जो आपकी बुकलेट की थ्योरी देखना, पूरी थ्योरी दोस्तों इन क्वेश्चनों की वजह से कवर होगी। यहाँ पर दोस्तों आपके लास्ट टाइम पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा गए। कलाम लाइब्रेरी बैच की सीट आपको यहाँ पर करवा दी गई है। और जो मिडिल टेस्ट होते हैं आपके लाइब्रेरी बैच के, उन मिडिल टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर आपको करवा के दिए। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। टॉपिक कितना कवर हुआ, आपको कितने क्वेश्चन आए, वो आपको देखना है कहाँ पर? अपने टेस्ट के माध्यम से। यदि आप अभी भी ये टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों अपना PAP by DK सर। PAP by DK सर ऐप दोस्तों। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप अपना टेस्ट दे सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। और जाते जाते दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कोई भी सुधार करना हो क्लास के अंदर वो कमेंट के अंदर लिखिए, ताकि उस क्लास के अंदर अगली क्लास जो आपके लिए आए वो इससे भी बेहतरीन बन के आए और इससे भी ज़्यादा सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत की जाए। तो कमेंट के अंदर जो भी कमी हो, आपको लगे कि सर इसमें थोड़ा सुधार कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उस चीज़ में हम सुधार करेंगे। तो आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे तो हमारी तरफ से तो आपके लिए 100% बेस्ट है। फिर भी इन क्वेश्चनों की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके पूरे टॉपिक कवर करते हैं और इन क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। और ऐसा ही क्यों ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना, इसकी प्रैक्टिस ध्यान से करना, इन क्वेश्चनों को भी 2 से 3 बार निकाल लेना। हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मिलेगा ही इनसे, लेकिन हो सकता है ऑप्शनों से मिल जाए और भी सकता है इनमें से सेम क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्योंकि सभी के सभी बेस्ट क्वेश्चन थे आपके। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं शाम को फिर से एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।